नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम जन सदन में आपका स्वागत है। मैं राजेश सोनी और आज हम चर्चा करेंगे उत्तराखंड में, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अभिनव पहल करते हुए आम जन से बजट पर चर्चा की, जिसमें समाज के विभिन्न प्रतिनिधि समूहों की ओर से बजट पर संवाद कार्यक्रम के दौरान मिले सुझावों के आधार पर सरकार आम जन से सलाह लेकर बजट तैयार करेगी। बजट में प्रतिनिधि समूहों के सुझावों को शामिल कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों के अनुसार उत्तराखंड को वर्ष 2025 तक देश का आदर्श, अग्रणी और विशेष राज्य बनाएंगे। वित्त विभाग की ओर से आज यहां राज्य अतिथि गृह सभागार में आयोजित बजट पर संवाद कार्यक्रम के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पत्रकारों से संक्षिप्त बातचीत की। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार का बजट जल्द आना है और सरकार का प्रयास है कि इस बार आने वाला बजट आम जन का बजट होगा और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। क्या कुछ खास रहने वाला है? कई मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेहमानों को परिचय पहले मैं आपसे करवाता हूं। हमारे साथ शादाब शम्स जी हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। अमरजीत सिंह जी वरिष्ठ कांग्रेस नेता हैं, सर आपका भी बहुत स्वागत है। साथ ही जय सिंह रावत जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। आप सभी मेहमानों का स्वागत करते हैं। पहला सवाल शादाब शम्स जी आपसे। सर, एक अभिनव पहल सरकार की और जिस तरह से आम जन से बजट पर चर्चा की जा रही है, इसमें क्या कुछ खास रहने वाला है और किस तरह का बजट जो है वो आगे चलकर आप बनाने वाले हैं जिसका लाभ सीधा जनता को मिले? देखिए, मुझे ऐसा लगता है राजेश भाई के प्रदेश के अंदर हम सब जानते हैं कि हमें मालूम होता है कि बजट कितने का है, नॉन प्लान बजट कितने का है, सब लोग जानते हैं। लेकिन जब आप जनता को समर्पित सरकार होते हैं तो आप ये उम्मीद करते हैं कि वो पैसा सही दिशा में लगे और किस किस सेक्टर में आवश्यकता है प्रदेश के लोगों के साथ ये पहचानते हुए, क्योंकि जैसे एक घर के अंदर अगर मोटे तौर पे समझा जाए तो एक घर को जैसे चलाया जाता है और आपस में संवाद किया जाता है परिवार के सदस्यों के साथ कि ये पैसा हमारे पास घर चलाने के लिए, इस पैसे का सही यूटिलाइजेशन कैसे हो, उस दिशा में मुझे लगता है माननीय मुख्यमंत्री जी की एक ईमानदार पहल है। हम इसी बजट में अपने प्रदेश को कैसे आगे लेके जाएं, क्योंकि प्रदेश को आगे बढ़ाना है तो इसमें सत्ता पक्ष, विपक्ष, पत्रकार, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो उद्योगपति, सब बराबर हैं। हम सब पहले उत्तराखंडी हैं और हम सबका एक मत है कि उत्तराखंड कैसे आगे बढ़े, कैसे उत्तराखंड देश का नंबर 1 स्टेट बने, हम किस तरह से चीजों को मैनेज कर सकते हैं और किस तरह से अपने इसी बजट के अंदर बेहतर कर सकते हैं, उसके लिए सबसे सुझाव मांगे जा रहे हैं। और मुझे लगता है जिस तरह से सुझाव आ रहे हैं तमाम वर्गों से, युवा वर्ग से, इंटेलेक्चुअल से, बिजनेस क्लास से, आम गृहिणियों से, हर तरह की लाइन माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंच रही है। विपक्ष के बहुत सारे जो साथी हैं उनके भी सहयोग मात्र मुझे कहते हुए खुशी होगी। विपक्ष के भी कई नेताओं ने अपने अपने सुझाव दिए हैं जो बहुत सकारात्मक रूप से जिन्हें देखा जा सकता है। और मैं ये कहता हूँ ये बहुत खूबसूरत पहल युवा मुख्यमंत्री की है और जिस सजे हुए कदमों के साथ युवा मुख्यमंत्री आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि हम उत्तराखंड में अपनी एक पूरे देश में उत्तराखंड की एक अलग पहचान बनाने में कारगर साबित होंगे। ठीक है। अमरजीत सिंह जी, यदि सरकार एक सकारात्मक पहल करने जा रही है, अभिनव पहल कह रही है, जनता से चर्चा, संवाद और उसके बाद बजट तैयार किया जाएगा और ये अहम बात ये रहेगी कि जनता खुद बताएगी कि किस चीज की जरूरत है और सरकार ने यहाँ पर ये पहल की है, विपक्ष कैसे देखता है सरकार की इस पहल को? देखिए, जिस प्रकार से शादाब भाई ने भूमिका बताई है, बनाई है, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ कि बहुत अच्छे तरीके से अपनी बात को रखा है। उन्होंने कहा सरकार ने एक पहल की है जिसमें कि उन्होंने पक्ष, विपक्ष, बुद्धिजीवी, महिलाएं सबको आगे एक मंच पे ला करके सुझाव मांगे। तो निश्चित रूप से मैं इस बातों से बिल्कुल सहमत हूँ। मुख्यमंत्री कोई हो, किसी भी दल का हो, उससे हट के अगर कोई ऐसा पहल की जाती है और सुनवाई होती है और उस पर मुख्यमंत्री अमल करते हैं और उस अमल करने से कहीं प्रदेश का भला होता है तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी मुख्यमंत्री जी का समर्थन भी करेगी, साथ भी देगी, सहयोग भी देगी। लेकिन ये तो हो गया, उसका एक पक्ष हो गया। लेकिन आप इसके दूसरे पक्ष में देखिए, भारतीय जनता पार्टी का ये मुझे लगता है 6वां बजट है। इससे पहले 5 बजट पेश कर चुकी है। लेकिन अगर आप उन 5 बजटों जो पहले पेश किए थे, बजट पेश किए थे, उसकी तुलना अगर आप करके देखें तो कितना जनता का भला हुआ, कितना महिलाओं का भला हुआ, कितना बुद्धिजीवी वर्गों का भला हुआ,
कितना स्वास्थ्य सेवाओं का भला हुआ, कितना शिक्षा विभाग का भला हुआ, वो जग जाहिर है। आज का जो इवेंट है, कई जिस प्रकार से भूमिका, मैं फिर कह रहा हूँ, शादाब भाई ने बनाई, अगर ऐसी भूमिका है तो ये बहुत अच्छी पहल है। लेकिन होता क्या है कि भारतीय जनता पार्टी अपने हर कार्यक्रम को एक इवेंट बना देना चाहती है, हर कार्यक्रम को इवेंट बना देना चाहती है, और जब केवल और केवल इवेंट बन के रह जाता है, उसके बाद धरातल पे जो काम होने होते हैं उस कामों को बिल्कुल छोड़ दिया जाता है, भारतीय जनता पार्टी में भूल जाती है। यहां तक मैं फिर कह रहा हूं, अगर जिस प्रकार से चर्चा हुई, जिस प्रकार से बात हुई अभी, अगर मुख्यमंत्री ऐसा करते हैं, अगर विपक्ष की सुनते हैं, और मैंने भी वो सुना, उनका जो कार्यक्रम था उसको मैंने भी सुना, लेकिन वहां पर एक बार बार एक बात आ रही थी कि साहब सुझाव दीजिए, मांग मत कीजिए। तो जाहिर बात है, अगर विपक्षी होंगे या सत्ता दल के भी लोग होंगे, नेता मंत्री होंगे, वहां पर विधायक होंगे, वो तो निश्चित रूप से अपने क्षेत्र की कोई ना कोई मांग ले करेंगे ही ना। कोई मेयर होगा, हरिद्वार का होगा, रुड़की का होगा, वो अपने क्षेत्र के लिए मांग करेगा ना। तो वहां पर ये कह दिया जाता है कि आप मांग ना करें, केवल सुझाव दें और कुर्सी पर बैठ जाएं। तो यहां तक हमारा मानना है, सुझाव के साथ साथ मांग भी आनी चाहिए, उस मांग पर सरकार को गौर करना चाहिए। अगर कोई जायज मांग है, अगर आपको लगता है कि हम दलगत राजनीति से उठ के अगर बात करें कि क्षेत्र की जनता की कुछ समस्याएं हैं, उसको अगर पूरी की जाती हैं, तो निश्चित रूप से ये स्वागत योग्य कदम है, लेकिन बशर्ते उस पर कार्रवाई हो और सार्थक काम हो, सार्थक प्रयास हो उस पर। ठीक है। शम्स जी, इससे पहले की बजट का भी जिक्र किया उन्होंने कहा है 5 हो चुके हैं और ये 6वां है। पहले क्यों नहीं किया गया और अब किया गया, तो इसको लेकर भी कई गंभीर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। और ये कहा जा रहा है विपक्ष की तरफ से कि एक इवेंट बनाया जाता है ये बीजेपी की तरफ से, और यदि लोग शामिल होते हैं, अपनी मांगे रखते हैं, तो मांगों को दरकिनार करते हुए सिर्फ सुझाव ही क्यों मांगे जाते हैं? अगर जायज मांगे हैं तो उनको भी शामिल करना चाहिए, उस पर भी बात होनी चाहिए। बिल्कुल राजेश जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन शायद मुझे लगता है कि विपक्ष के साथियों को विरोध करने के बजाय उसके भाव को समझना चाहिए। जब शादाब भाई, मैंने तारीफ करी आपकी। जी जी, मैं आपका धन्यवाद। तारीफ करी है मैंने, मुख्यमंत्री के पहल की भी तारीफ करी है मैंने बिल्कुल धरातल उतरनी चाहिए। ठीक है, पहल की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन सवाल भी उठा रहे हैं सर। मैं आपका धन्यवाद उनका ये भी कहना है कि देर आए दुरुस्त आए, और ये देखेंगे। प्रदेश का मुखिया राजेश भाई आपसे सुझाव देने की बात करता है, तो सुझाव का मतलब सुझाव होता है, मांगे नहीं होती। अगर आप अड़के ये कहें नहीं हमें ये चाहिए, ये हमारा अधिकार, फिर सुझाव, फिर तो सबको सरकार को ये देखना है कि मेरी बात पूरी होने देंगे। मुझे लगता है अमरजीत भाई तो बात को समझने में आसानी है। ठीक है, रुक जाइए अमरजीत, सुझाव में और डिमांड में शादाब जी की बात सुन लेते हैं। आपने सवाल उठाए तो जवाब भी ले लें। ठीक, जो डिमांड होती है, डिमांड तो हम सब जानते हैं, हर क्षेत्र में डिमांड है, हर क्षेत्र की डिमांड होगी, लेकिन हमारे पास अगर हम सबकी डिमांड पूरी करने जाएंगे तो शायद हम 50% लोगों की भी डिमांड पूरी न कर पाए। इसलिए बहुत ईमानदारी से इस बात को कह रहा हूँ। लेकिन जब सुझाव आते हैं तो ये समझा जाता है कि सुझाव किस सेक्टर से ज्यादा आ रहे हैं। तो क्योंकि सेक्टर से सुझाव ज्यादा आ रहे हैं, तो फिर ये लगता है हाँ, इस सेक्टर में लोगों को, इसका मतलब डिमांड ज्यादा है, तो हमें इस सेक्टर में ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। यहाँ से ये फायदे हो सकते हैं और यहाँ इसकी ज्यादा जरूरत है। तो डिमांड और सुझाव, बात ये होती है, लोगों को लगता है कि हमने डिमांड की थी इसलिए डिमांड पूरी हुई। सुझाव देना है, जितने पूरे हो जाएंगे वो इस बार पूरे हो जाएंगे, जो इस बार रहेंगे वो अगली बार पूरे होने चाहिए, क्योंकि ये प्रदेश हम सबका है। मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने, आपने भी सहयोग की बात की और सारा विपक्ष ये सकारात्मक लाइन है। हम चुनाव में एक दूसरे के विरोधी बन के चुनाव लड़ सकते हैं, बिल्कुल ठीक है, हमारे मत भिन्न हो सकते हैं, लेकिन मनभेद नहीं है। और उत्तराखंड के नाम पे, प्रदेश के विकास के नाम पे तो हमें बिल्कुल अलग नहीं होना चाहिए, एक दूसरे का मजबूती से साथ देना चाहिए। जहां पॉजिटिव सुझाव मांगे जाए, हमने दिए, उसके ऊपर सत्तापक्ष कितना काम करता है ये समय बताएगा कि हमने आपके सुझाव को सीरियसली लिया या आपके सुझाव को डस्टबिन किया। अगर आपके सुझाव को सकारात्मक रूप से सत्तापक्ष लेता है तो आपको उसे अप्रिशिएट करना चाहिए कि देखो हमने इतने सुझाव दिए थे, इतने सुझाव माने गए, जो सुझाव नहीं माने गए मुझे लगता है कि आने वाले समय में माने जाएंगे। ये पॉजिटिविटी के साथ हम लोग बढ़ेंगे, क्योंकि हमारा विजन सब लोगों का एक है कि उत्तराखंड को किस तरह से आगे बढ़ाना है। उसमें विपक्ष के सहयोग के बिना शायद ये आगे बढ़ाना मुमकिन नहीं है। और हम इसलिए इस बात को कह रहे हैं, तमाम जगत के लोग, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हमारे बीच में, जैसे रावत जी भी बैठे हैं, और तमाम लोग, सबकी सहयोग की हमें आवश्यकता रहती है और सब मिलकर साथ चलेंगे तो मुझे लगता है खूबसूरत उत्तराखंड जिसका सपना
हमारे लोगों ने देखा था, जिन्होंने इसके लिए अपनी शहादत दी, वो तभी मुमकिन है कि हम अपनी राजनीति से ऊपर उठकर इस प्रदेश के बारे में चिंता करें। जो पैसा हमारे पास है वो पैसा सही जगह यूटिलाइज हो, अच्छे काम की सराहना की जाए, और अगर कहीं गलती हो रही हो तो विपक्ष का धर्म बनता है कि वो ईमानदारी से टोके। लेकिन रोज रोज का टोकना, रोज रोज का क्रिटिसिज्म कई बार आपके सही सवालों को भी दबा जाता है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि आप सही जगह अगर क्रिटिसाइज करेंगे तो उस क्रिटिसाइज करने का महत्व रह जाएगा और विपक्ष की भूमिका में आपको और भार। मैं अमरजीत जी, एक प्रतिक्रिया आपकी, उसके बाद जयसिंह रावत जी के पास जाऊंगा। देखिए, काम अगर सही हो रहा है तो उसका स्वागत होना चाहिए, आप कर रहे हैं, लेकिन अगर कहीं गलत है तो विपक्ष की भी भूमिका है। उन्होंने ये कहा है कि आप सहयोग करें और जो जिस तरह का सहयोग बनता है आप भी अपने सुझाव दे सकते हैं। राजेश जी, सबको साथ लेकर चलने की बात यहाँ पर कही जाती है। बिल्कुल 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 राजेश जी, मैंने तो पहले भी कहा कि मुख्यमंत्री जी ने जो पहल की है वो सार्थक है, सबको साथ लेकर चलने की बात की है। उन्होंने तमाम लोगों को बुलाया, आज सबकी बात सुनी, ये सार्थक है। मैंने उसके साथ साथ शम्स भाई की भी तारीफ करी। मैंने तो आपके सुझाव देंगे तो आने वाले समय में उस पर भी भूमिका उन्होंने पहले बांधी जाएगा। ठीक है, जो भूमिका उन्होंने बांधी, उन्होंने बिल्कुल सकारात्मक बात करी है, मैं निश्चित रूप से धन्यवाद करता हूँ। लेकिन मैं फिर ये कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी, देखो सवाल खड़े करना भी हमारा अधिकार है ना, निश्चित रूप से आपका अधिकार है, लेकिन वो यहाँ कह रहे हैं कि आप भी शामिल होइए, आप अपने सुझाव दीजिए। बिल्कुल निश्चित रूप से, अगर सत्ता आपके सहयोग के बगैर वो आगे नहीं बढ़ेंगे, ये बात उनका भी, मैं आपके चैनल पे शादाब भाई को आश्वस्त करता हूँ, निश्चित रूप से जो अच्छा कार्य करेंगे, जो उत्तराखंड के जनता के हित में होगा, निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी आपका धन्यवाद भी करेगी, सहयोग भी करेगी। वो चीज के लिए हमें अगर जनता ने विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए भेजा है तो हम निश्चित रूप से जितने जनहित की बात होगी हम जनहित की बात करेंगे। लेकिन मैं यहाँ बार बार एक सवाल को खड़ा करता हूँ कि 5 साल जो भारतीय जनता पार्टी के पीछे हैं वो ऐसे दिखते नहीं है, लेकिन यहाँ शादाब भाई ने कहा कि ठीक है, हमें मौका दीजिए, अगर हम गलत करेंगे सवाल खड़े करिए। निश्चित रूप से हम भारतीय जनता पार्टी को पूरा समय देंगे, मुख्यमंत्री को पूरा समय देंगे कि वो बेहतर कर सके। लेकिन आप ये भी देखिए कि उत्तराखंड की आमदनी 98 खर्चा रुपया है यहाँ का, यहाँ पर उत्तराखंड में आय नहीं है। और हर साल अगर 5 साल पिछले देख लें तो हर वर्ष 10,000 करोड़ रुपए का कर्ज उत्तराखंड की सरकार पर पड़ा है। 2016 में उत्तराखंड का जो कर्ज था वो 39,000 करोड़ था, जो आज 80,000 करोड़ पार कर गया है। आने वाले समय में यह बताया जा रहा है कि 1 लाख करोड़ पार कर जाएगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आमदनी 98 खर्चा रुपया, ऐसे काम ना हो, सरकार इस पर ध्यान दे, पैसा जहां आवश्यक हो वहां खर्च करें, जहां जरूरत हो उसमें खर्च करें, लेकिन पैसे की कोई बंदर बांट ना हो, कोई दुरुपयोग ना हो, इस चीजों का भी ख्याल रखा जाए। ठीक है, मैं लौटूंगा सर। जयसिंह रावत जी आपके पास आऊंगा। सर, आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ, आ रही है। जयसिंह जी, जो सुझाव अब आमजन से लिए जा रहे हैं बजट को लेकर, अब किस तरह से आप इस पहल को देखते हैं? सरकार की तरफ से अभिनव पहल इसे बताया जा रहा है, क्या जिस तरह से चर्चा होगी और अगर ये बजट तैयार होता है तो ये आम जन के लिए लाभकारी होगा? देखिए, ये होता है जैसे केंद्र का भी बजट आता है तो पहले उससे लोगों की राय ली जाती है, हर वर्ग की राय ली जाती है। यहाँ पहली बार नहीं है, अभी पिछली सरकार ने भी अक्सर लेते हैं, राय लेते हैं। लेकिन सवाल ये होता है जनता की राय कितनी मानी जाती है। सवाल तो वो होता है क्योंकि जनता करेगी, लोकहित की बात करेगी, लेकिन सरकार को तो सरकारी खर्चे भी चलाने होते हैं। आप जानते हैं यहाँ पर जो आपका कमिटेड खर्चे भी हैं, आपका लगभग 80% होते हैं जो तो करने ही होते हैं। आपका सैलरी भी देनी है, पेंशन भी देनी है, बाकी जो आपके एस्टेब्लिशमेंट के हैं वो खर्चे भी करने होते हैं। वो होता है, वो दिक्कत वो होती है। चिंता का विषय यहाँ पर यह है कि लगातार जो नॉन प्लान, पहले होता था प्लान, नॉन प्लान बजट में आता था। ये प्लान का बजट है, ये नॉन प्लान का बजट है। उससे मालूम हो जाता था कि विकास कार्यों पर कितना है, गैर विकास कार्यों पर जैसे सरकारी खर्चे हैं और सारी जो मैंने अभी बताया उन पर कितना होता है वो पता नहीं चलता है। लेकिन एक अनुमान है कि लगभग 13% के आसपास ये निर्माण या योजनाओं पर खर्च होता है। और वो भी योजनाओं के लिए तो पैसा मिलता नहीं है, बचता नहीं इनके पास। होता यह है कि फिर भारत सरकार से जो हमको मिलना होता है, क्योंकि हमारा स्टेट स्पेशल कैटेगरी स्टेट है, तो इसको जो विशेष प्रावधान के हिसाब से या जो राज्य का शेयर बनता है जनसंख्या के हिसाब से, वो जो विभिन्न योजनाओं को मिलता है तो प्लान पर वो खर्च होता है।
बाकी तो अब ये समझिए कि हाँ, अभी जो चिंता का विषय है कि जो आपका फिस्कल डेफिसिट जिसे कहते हैं, जो कहते हैं अपूरित घाटा जो है, वो पिछली बार 8,000 करोड़ क्रॉस कर गया। 8,000 9,000 करोड़ तक का है वो लगभग। जो उसमें नियम है वो 3% होना चाहिए, लेकिन वो 7-8% तक चला गया है। तो ये गैर मतलब आप वोटों के लिए, और सरकारें जो भी, सरकार का मतलब केवल ये नहीं कि धामी सरकार का मतलब किसी पार्टी की हो। वोटों के लिए तो राजनीतिक दल अपना इधर भी कर लो उधर भी कर लो, लेकिन वो अल्टीमेटली किस पर पड़ता है बोझ? वो कर्ज लेना पड़ता है। जो मैंने अभी बताया कि पिछली बार का 9,000 करोड़ अपूरित, वो कहाँ से आएगा? पिछली बार की बोरोविंग 12,000 करोड़ आपने बाजार से उठाया, तब 57,000 करोड़ का था। उसके बाद 2 बार अनुपूरक बजट रखा गया विधानसभा, 2 बार। और विज्ञापन का खर्चा देखिए, आप हिमाचल जो छोटा सा राज्य है 60-70 करोड़ भी नहीं होता है, यहाँ पिछली बार 300 करोड़ से भी प्लस का है, जो केवल सरकार ने अपने प्रचार पर खर्च किया। उन खर्चों को कम करें। दूसरी बात यह है कि अभी देखो राज्य कर्मचारियों को जो जिंदगी भर उनकी खप जाती है, उनको पेंशन नहीं मिलती है। विधायक जितनी बार जाएंगे उतनी बार उनको पेंशन आपको मिल रही है। तो वो और ये अनावश्यक, तो सरकार जो अनावश्यक जो खर्चे हैं उन पर कंट्रोल करे और उसको प्लान पर लगाए। आम आदमी तो यही चाहता है कि उसकी सहूलियतें बढ़े और उसकी तकलीफें कम हो। तकलीफें कम तभी तो होंगी जब विकास कार्य पर होगा। आपको फ्री में राशन, जो आपको उत्तराखंड की मालूम क्या समस्या है, गांव में फ्री राशन जो मिल रहा, खेती बाड़ी करना बंद हो गया। खेती बाड़ी करना बंद हो गया तो बंदर है, लंगूर है, सारे खेतों में जंगल हो गए हैं। दूसरी समस्या ये होगी, काम नहीं कर रहे, खेती खत्म हो चुकी है। इनको पता नहीं कैसे अवार्ड मिलते हैं कि कृषि का। ठीक है, आप जाओ ना पहाड़ में, आदतें खराब हो रही। ठीक, वो सारी चीजें हैं, लेकिन ये समझदार व्यक्ति ठीक है, आप आमजन से चर्चा कर रहे हैं, लेकिन चुनौतियां भी बहुत बड़ी हैं। राजस्व में जिस तरह से घाटा हो रहा है, इसकी भरपाई कैसे होगी, एक सवाल ये। और दूसरी तरफ जो अमरजीत सिंह ने भी सवाल किया, आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, ये चुनौतियां हैं, इनसे कैसे निपटेंगे? देखिए, मुझे लगता है राजेश भाई, हमें फिर 2 बातों पर ध्यान रखना चाहिए। जैसे हमने कहा, हमारी बड़ी बड़ी जो हमने योजना स्टार्ट की, हमने प्रदेश के अंदर अटल आयुष्मान योजना शुरू की, 5 लाख रुपए का हर व्यक्ति को मुफ्त उपचार। तो विपक्ष से इसमें सलाह आनी चाहिए कि इसे क्या हम कंटिन्यू करके और बेहतर बनाएं या इस योजना को समाप्त करें। दूसरी लाइन आई कि जो गैर जरूरी योजनाएं हैं, क्या उन योजनाओं को जिन्हें हम समाप्त करना चाहते हैं उसके सुझाव भी हमें मिले कि ये योजना बेकार चल रही है, कागजों में चल रही है, लिहाजा इस योजना पे खर्च ना करें, इसका कोई लाभ होने वाला नहीं है। दूसरा, मुझे लगता है कि जैसे स्कॉलरशिप है, कहाँ स्कॉलरशिप को हम खत्म कर सकते हैं। जैसे मैंने एक सुझाव दिया कि मदरसा के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको एक स्कॉलरशिप मिलती है, और मैंने कहा कि वो जो 25 रुपए 30 रुपए महीना की स्कॉलरशिप है, उसका कोई लेने भी नहीं चाहता। तो ऐसी योजनाओं को समाप्त कर देना चाहिए। अगर आप स्कॉलरशिप कम बच्चों को दें लेकिन ज्यादा अमाउंट में दें, तो कम से कम किसी का तो भला हो। तो मेरा अपना मानना है, प्रदेश के अंदर बहुत सारी योजनाएं अधिकारियों के माध्यम से, पुरानी सरकारों के माध्यम से ऐसी चल रही होती है, कुछ हमारी भी चल रही होती है, जो केवल और केवल कागजी योजनाएं होती है। उन योजनाओं को सबके सजेशंस आए कि ये वेस्ट ऑफ मनी है, यहाँ से हम खत्म करें। फिर मैंने कहा, जैसे अभी एक सुझाव आया, जय सिंह रावत जी कह रहे थे एडवर्टाइजमेंट में इतना खर्च होता है, कि हम नया प्रदेश है, हम तीर्थाटन और पर्यटन को क्या प्रमोट कर सकते हैं, एडवेंचर स्पोर्ट्स के क्या हमें ऐड करने की जरूरत है या हमें कम कर देना चाहिए, उसके ऊपर हम ज्यादा खर्च ना करें। हम और क्या तरीका इजाद कर सकते हैं जिससे कम खर्च में हम ज्यादा पॉपुलैरिटी पा सकें। तो इस तरह के सुझाव हम, मुझे लगता है कि हम आगे बढ़ा सकता है प्रदेश को। और हम फिर इस बात को कह रहे हैं कि हम सब लोगों को मिलकर कमिटमेंट के साथ अपने प्रदेश हित में कहीं तो कुछ फैसले लेने पड़ेंगे, कुछ तो हमें अच्छे सजेशंस देने पड़ेंगे, और उन सजेशंस पे स्टैंड करना पड़ेगा कि हाँ, हम इस सजेशंस के साथ थे। और वो इंडिविजुअल सजेशन अपनी जगह है। कांग्रेस पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी है, हमारा मुख्य विपक्षी दल है, वो पूरी पार्टी की तरफ से एक स्टैंड लेके आए कि हम ये चाहते हैं, और वो उसमें राजनीति ना हो। वो कहें कि भाई हमारी तरफ से हम ये चाहते हैं, ये योजना को और ताकत दी जाए और इस योजना को जो ये चल रही है इन्हें कम किया जाए, जिससे प्रदेश को लाभ मिल सके। केवल विरोध के लिए विरोध नहीं, प्रदेश के लिए कम से कम जहाँ गलत हो रहा हो वहाँ आपका विरोध हमें स्वीकार्य है, लेकिन कहीं अच्छा काम हो रहा हो तो आप हमें सकारात्मक भूमिका में भी दिखाएंगे, तो आपकी भी वैल्यू बढ़ेगी और हमारी भी वैल्यू बढ़ेगी। और हम दोनों की जो चुनौती है, जो आप कह रहे हैं, आर्थिक साधन आर्थिक साधन अलग से कैसे जुटाएंगे सर इसके लिए? मैं उसी पे आ रहा हूँ। जैसे हमने एडवेंचर स्पोर्ट्स है, अब हम इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं,
कभी भी आप कोई शोरूम खोलते हैं, आप उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। हम जानते हैं कि हम एक बहुत बड़ा तीर्थाटन की जगह है, हम पर्यटन में बहुत बड़ा अचीवमेंट कर सकते हैं, देश और दुनिया के लोग हमारे यहाँ आना चाहते हैं, तो उन जगह हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जहां से हमें रिकवरी मिलेगी। और हम देख रहे हैं कि हमें बहुत अच्छी रिकवरी भी आ रही है लगातार। हमारे यहाँ जिस तरह से आप एयरपोर्ट से देखें, लोग बाग का आना जाना बहुत ज्यादा बढ़ गया है, बहुत ज्यादा टूरिस्ट हमारे यहाँ आ रहा है। सैटरडे संडे तो ये हाल हो जाता है कि हमारे पास पैर रखने की जगह मसूरी में नहीं होती, पूरा सब कुछ फुल चला जा रहा है, सारे लॉजेस, होटल्स, होम स्टे सब फुल हैं। तो हम इस दिशा में और कितना अच्छा कर सकते हैं, इसे हम सही दिशा में कैसे आगे बढ़ सकते हैं, उसमें भी सब लोग सुझाव दें। और मैं ये कह रहा हूँ, एजुकेशन हमारा एक बड़ा सेक्टर है, उस एजुकेशन में हम क्या क्या और कर सकते हैं कि हम बाहर के स्टूडेंट्स को अपने यहाँ अट्रैक्ट कर सकें। हम एजुकेशन हब हैं, हमारे यहाँ एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है, लोग बात चाहते हैं हम अपने बच्चों को वहाँ एजुकेशन दें। हम टूरिस्ट प्लेस हैं, हमारे बहुत सारे, हमने एक योजना शुरू की थी, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 डेस्टिनेशन, न्यू डेस्टिनेशन, वो हमने डेवलप किया। हम कैसे इन चीजों को बढ़ा सकते हैं। डेस्टिनेशन वेडिंग का एक कॉन्सेप्ट आया था पहाड़ में, आप कैसे कैसे डेस्टिनेशन वेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। हम उस दिशा में सब मिलकर चले, हम बहुत खूबसूरत प्रदेश हैं और मुझे लगता है कि हमें आगे बढ़ने के लिए थोड़ा सा साथ चाहिए। सब लोग मिलकर जो संकल्प सरकार की तरफ से लिए गए हैं, जो सुझाव लिए जा रहे हैं, बजट को लेकर जो चर्चा की जा रही है और जो चुनौतियां सरकार के सामने हैं, इसको लेकर ये कहना है कि कई योजनाएं ऐसी हैं जिन पर कैंची चल सकती है और अलग से, मतलब देखा जाए तो अलग से आर्थिक संसाधन जुटाने का प्रयास सरकार की तरफ से किया जाएगा। ये तर्क यहाँ पर सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। राजेश जी, बिल्कुल, मैंने आपसे पहले भी कहा, फिर कह रहा हूँ कि सकारात्मक सोच है, सोच बुरी नहीं है। और जो योजनाओं पर कैंची चलाने की मैं योजनाओं कई जनहितैषी योजनाएं बंद हो गई, कैसे थी कि जो योजनाएं नहीं सकारात्मक नहीं है, जिसका लाभ लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है, ऐसी बहुत सी योजनाएं हैं, उसकी समीक्षा होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। एक बात शादाब भाई ने यह भी कही कि हमारा उत्तराखंड की जो अर्थव्यवस्था है वो अधिकतर जो है अर्थ उसकी पर्यटन पर आधारित है। लेकिन यहाँ पर आपको ये भी देखना होगा कि आप देखिए, यहाँ मैं दलगत राजनीति से हटके बात कर रहा हूँ। मैं कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते मैं ये नहीं कर रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी के वक्ता बैठे तो मैं ऐसे बात करूँ मैं। लेकिन अब ये भी देखिए, 2 साल से यहाँ पर जो थी 4 धाम यात्रा बंद थी। अब सरकार को ये पता था, मैं यहाँ शादाब भाई नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ सरकार को पता था कि 4 धाम यात्रा शुरू होगी और हमारी सारी अर्थव्यवस्था उस पर टिकी हुई है। उसके लिए सुचारू चीजें, सब सामान, उसके लिए व्यवस्थाएं और संसाधन ये सही होने चाहिए थे। लेकिन आप देख लीजिए किस प्रकार से सरकार 4 धाम यात्रा को लेकर पूरी तरह से विफल रही। ये सरकार की विफलता है। मैं तो केवल ये इसलिए इंगित कर रहा हूँ यहाँ पर कि सरकार को ये सोचना होगा कि अगर इस प्रकार से छवि अगर बाहर का यात्री यहाँ से लेके जाएगा, यहाँ बाहर से आने वाले श्रद्धालु जो आ रहा है बाहर से, वो एक छवि लेकर जाएगा, तो ये हमारे उत्तराखंड के लिए कोई अच्छी बात नहीं है। आप बाहर से लोगों को आमंत्रित कीजिए, लोगों को ये अच्छी बात है। उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था मजबूत होनी चाहिए। आपको क्या लगता है विफलता के पीछे के क्या कारण? उसके पीछे इनके पास कोई योजना नहीं है ना। मैं तो बार बार इसी बात को कह रहा हूँ, कोई योजना नहीं है, कोई सोच ऐसी नहीं है। ये विचार तो है कि भाई उत्तराखंड तरक्की करना चाहिए, हम तो कोई उसमें दो राय है ही नहीं, ना भारतीय जनता पार्टी में ना हमारे में। लेकिन आपके पास सोच नहीं है कि हम आगे बढ़े कैसे, योजनाओं को धरातल पे लाएं कैसे, व्यवस्थाओं को ठीक करें कैसे। व्यवस्थाएं आप प्रयास करते हो, विजन की कमी दिखाई की बात करते हो, वो धरातल पे नहीं कर पाती हूँ। आप लोगों के पास सर 4 धाम यात्रा लंबे समय से, ये एक मैंने उदाहरण दिया है, अन्य भी हैं। अब महिलाओं को देख लीजिए, स्वास्थ्य सेवाओं को देख लीजिए, ऐसे बहुत से उदाहरण है। राजेश भाई, पहले तो 4 धाम यात्रा बहुत शानदार चल रही है, इसमें कोई शक नहीं है। इसमें ये भी बात में कोई दिक्कत नहीं है कि 2 साल बाद हमारी 4 धाम यात्रा प्रारंभ हुई है। ये हमारी आजीविका का केंद्र है, हमारे बच्चों के चेहरे पे मुस्कुराहट आई है। पूरे पहाड़ के लॉजेस, होटल, होम स्टे सब फुल है। हमने जरूर आग्रह किया था कि लोगों से कि यात्रा में लोगों की संख्या थोड़ी बढ़ गई, हमारी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा हो गई, और वो यात्री भी आ गए जिन लोगों को पोस्ट में कोविड, पहले कोविड हुआ है और उनको सांस की बीमारी अभी तक चल रही है, जिनको हाई ब्लड प्रेशर, हाई शुगर है। हमने उन लोगों से अनुरोध किया, आप प्लीज हाथ जोड़ के निवेदन करें कि यात्रा में ना आए, आपका जीवन अमूल्य है। और उसके बाद एक नई लाइन आई, हमने कहा कि यात्रा तो बहुत अच्छी चल रही है,
कई बार जब संख्या बल ज्यादा आ जाता है तो थोड़ा सा मैनेजमेंट में कई बार दिक्कत आती है। आज हम लगातार वीडियो संख्या बल ज्यादा, जो वायरल अंतिम हो रहे हैं, प्रतिक्रिया, और ठीक, उन वायरल अंतिम वीडियो प्रतिक्रिया रावत जी आपकी। चलिए सर, मैं आखिरी 2 रिएक्शन। मिनट में मैं 30 ठीक सेकंड है, में आप बात पूरी कर लीजिए, उसके बाद जय सिंह रावत जी। मैंने केवल इतना कहा, यात्रा में मेरे मुख्यमंत्री ने पूरी ताकत अपनी लगाई है। हर एक जगह पर, एक धाम पर एक कैबिनेट मंत्री की ड्यूटी लगाई है, और ये यात्रा को बदनाम करने की कोशिश ना करें, मेरा निवेदन है। और मैं इस बात को केवल इसलिए कह रहा हूँ, ये हमारी आजीविका से जुड़ा हुआ विषय है, हमारे बच्चों के चेहरे की मुस्कान है। अगर हम इसे बदनाम करेंगे तो ऐसा न हो कल को इसका खामियाजा उत्तराखंड को भुगतना पड़ेगा। हम राजनीति करते रहें, लेकिन कम से कम यात्रा को और उत्तराखंड को बदनाम करने की भूल न करें, नहीं तो आने वाली नस्लें हमें माफ नहीं करेंगी। जय सिंह रावत जी, सर अंतिम देखिए कुछ योजनाएं तो ऐसी हैं, जैसे अभी उसका आयुष्मान की बात आई है, शिक्षा वाली बात है, इन पर तो बिल्कुल ही कटौती नहीं चाहिए। आयुष्मान योजना है वो ठीक है, उस पर और खर्च करने की जरूरत है और खर्च करें, लेकिन बाकी गैर जरूरी तो योजनाओं को बंद कर देना चाहिए। दूसरा, वित्तीय प्रबंधन का जहां तक वित्तीय प्रबंधन ठीक नहीं हो रहा है। जो फ्री वाला तो बिल्कुल ही कोई चीज फ्री नहीं होनी चाहिए। ये होता, अभी पर्यटन की बात आई, पिछले जो बजट में 235 करोड़ 86 लाख 52,000 रुपये बजट रखा गया था। अब इतना 235 से 236 करोड़ आप खर्च कर रहे हैं, लेकिन रेवेन्यू पर्यटन से कितना आया? ये लाखों पर्यटक हमारे यहाँ आ रहे हैं, जैसे इस बार 2 सालों में तो कोरोना की वजह से नहीं आया, यात्रा भी खत्म थी, लेकिन अब आया। अब कितनी होती है? यहाँ होती ही नहीं है। पर्यटन से इतना रेवेन्यू हमको जितना मिलना चाहिए उतना मिल नहीं पा रहा है। ठीक है, जबकि खर्चों को कम कर निवेश पर जोर देने की जरूरत है। ये एक अहम बात यहाँ पर हो जाती है, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर चर्चा की जा रही है, ठीक है, आम जन से, और सुझाव लेने के बाद अब किस तरह का बजट होगा ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज बजट को लेकर आमजन से चर्चा की है, उनके सुझाव लिए हैं, और सभी से सुझाव लेने के बाद अब 2022 और 23 का बजट जारी किया जाएगा। और किस तरह से ये बजट आम जन के लिए जन कल्याणकारी होगा ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और आगे की खबरों के लिए आप लोग लगातार बने रहिए VIP न्यूज़ के साथ।